डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे पहले मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता था। हमारे आज की चर्चा का विषय DID या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। बहुत पहले एक साउथ इंडियन मूवी आई थी जिसको बाद में हिंदी में डब भी किया गया था, अपरिचित। अगर वो पिक्चर आपने देखा होगा तो इस डिसऑर्डर को समझने में आपको ज़्यादा सहूलियत होगी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें जो कुछ चीज़ों के कारण जटिल मनोवैज्ञानिक स्थिति उत्पन्न, यानी किसी घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप जटिल मनोवैज्ञानिक स्थिति हो जाती है। और ये बीमारी बहुत ही रेयर है। जो आबादी है उसका मात्र 1% इस बीमारी का होता है। बहुत रेयर, क्या रेयरेस्ट मैं कहूँगी। लेकिन ये बीमारी जिसको होती है उसके लिए भी बहुत मुश्किल है, और जो उससे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी। जैसा कि आपने अगर अपरिचित मूवी देखा होगा कि एक बहुत ही दब्बू सीधा सा व्यक्ति दिन भर रहता है, और दिन भर वो जाता है समाज में, जहाँ जहाँ उसे तकलीफ़ महसूस होती है, जहाँ जहाँ जिन चीज़ों से वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, सामाजिक नियमों, जैसे ऑफिस में कुछ गलत चल रहा है या जिन लोगों के बीच गलत चल रहा है, वो देखकर दिन में बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है। बहुत ही आम पब्लिक जो बहुत ही कमज़ोर होती है, जो व्यवस्था के अगेंस्ट कुछ कर नहीं पाती है, बस झुंझला के रह जाती है, उस टाइप का व्यक्ति है। लेकिन जब कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो वही व्यक्ति का एक बिल्कुल नया व्यक्तित्व आ जाता है, और जिन जिन लोगों ने जहाँ जो गलतियाँ की थी उसके साथ, उसमें तो बहुत क्रूर सीन भी दिखाया गया। बहुत बुरे तरीके से उनको मारता है, काटता है, जलाता है। कहने का मतलब ये है कि एक मौलिक जो व्यक्ति बहुत सीधा साधा सरल है और अपने अगेंस्ट भी वो विरोध नहीं कर पाता है, अचानक उसका व्यक्तित्व ऐसा बदल जाता है कि वो एकदम कानून व्यवस्था सब चीज़ों को ताक पे रखकर वो न्याय करने लगता है। तो इस बीमारी को ही उसमें दर्शाने की कोशिश की गई थी। कई केस हिस्ट्री भी मैंने कभी पढ़े थे, जिसमें एक महिला थी जो बाल विधवा थी और बहुत ही मतलब संयमित जीवन जो कहा जाता है, बहुत बचपन में 5-6 साल की उम्र में वो विधवा हो गई थी। तो एकदम सफ़ेद कपड़ा पहनना, एक टाइम खाना खाना, बहुत सात्विक जीवन जीना, इस टाइप की थी। शुद्ध शाकाहारी भोजन करती थी। लेकिन उसका एक दूसरा, जब वो 30-35 साल की हो गई, उसे खुद भी नहीं पता था, उसका एक दूसरा व्यक्तित्व था। जब वो रात में जब कोई नहीं रहता था, वो बहुत ही अपने आप को ड्रेसअप कर लेती थी, बहुत आकर्षक तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से डार्क कलर के ड्रेसेस पहनती थी दुल्हन की तरह, और बहुत मांसाहारी भोजन करती थी। और फिर बाद में उसे ये सारी बातें याद भी नहीं होती थी। ये सारे केसेस जो हैं ये मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के उदाहरण हैं। भले ही ये बीमारी रेयर है, लेकिन बहुत मुश्किल भी हो जाता है। तो आप इस विषय में अगर पूरी तरह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आप कैसे पहचानेंगे कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण भी कभी कभी होता है। लेकिन इसकी जो मूल पहचान है वो है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, एक व्यक्ति के अंदर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति की उपस्थिति, और एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कोई परिचय नहीं, वो बिल्कुल अपरिचित होता है। एक इंसान के अंदर कई व्यक्तित्व जीते हैं और वो अपनी भूमिका अदा करते हैं, वो एक्टिविटीज़ करते हैं, और उसकी एक्टिविटीज़ दूसरे को नहीं पता होती है, दूसरे की तीसरे को नहीं पता होती है। कभी कभी ये व्यक्तित्व इंसान की होती है, कभी वो बिल्कुल काल्पनिक पात्र होता है, कभी वो जानवर भी हो सकता है। तो बहुत तरह की चीज़ें इसमें आती हैं। और अगर हम कारण पर जाएं तो ज़्यादातर अध्ययनों में भी देखा गया है कि ये बीमारी या ये व्यक्तित्व विकार प्रायः उन्हीं लोगों को होती है जिनके साथ बचपन में बहुत ही दुखद अनुभव जुड़ा हुआ हो। यानी
लगातार उपेक्षा के शिकार हुए हों, उनका शारीरिक शोषण हुआ हो, उनका यौन शोषण हुआ हो 6 वर्ष या उससे कम उम्र में, ऐसी ऐसी चीज़ों का सामना उनको करना पड़ा हो जिससे उन्हें ज़बरदस्त आघात लग सकता है। ट्रॉमेटिक सिचुएशन का बार बार उनके जीवन में आना, इस तरह की चीज़ें जिन लोगों में बचपन में ये हादसा से गुजरे हुए होते हैं या बार बार गुजरते होते हैं, तो आगे चलकर उनमें इस प्रकार की बीमारी होने की संभावना अधिक होती है। जैसे बार बार शारीरिक, मानसिक या यौन शोषण का शिकार होना, जैसा कि मैंने अभी बताया, दुर्घटना का शिकार होना, कई बार आँख के सामने मर्डर होते देख लेना, किसी को अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को कोई मार रहा है, जैसे होता है ना कई बार किसी की माँ को जला के मार दिया गया, बच्चा वहीं खड़ा है देख रहा है, उसके परिवार वाले ने या उसके फादर ने उसकी माँ का मर्डर कर दिया, इस तरह की चीज़ें हुई, या किसी के साथ सामूहिक रेप हो रहा है और किसी बच्चे ने देख लिया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस बीमारी के होने की। प्राकृतिक आपदा का सामना करना, भूकंप आया, तूफान आया, सारे परिवार ख़त्म हो गए, घर टूट गया, और ये सारी चीज़ें उसने बचपन में देखी, और सिर्फ देखी ही नहीं, उसका परिणाम भी झेला हो। सैन्य युद्ध का सामना या शिकार होना, युद्ध होता है ना कई बार, देशों के बीच युद्ध हो रहा है या कुछ इस तरीके का, आप बॉर्डर पे आप फंस गए हो, आप देख रहे हो, या आपका घर बम गिर गया, लोग मर गए, आपके परिवार वाले ख़त्म हो गए, तो इस तरह की चीज़ों को अगर आपने सामना किया हो या किसी अपराध का शिकार हो गए हो, तो इस तरह की अगर हिस्ट्री है तो बहुत ज़्यादा संभव है कि आपको DID हो सकता है। तो अब लक्षण को देखा जाए तो पहला लक्षण यही है, सबसे मूल जो लक्षण है इस बीमारी का वो ये है कि एक व्यक्ति के अंदर कम से कम 2 या 2 से अधिक, कई भी हो सकते हैं, व्यक्ति हो। एक व्यक्तित्व जो है दूसरे से बिल्कुल अनजान और अपरिचित होता है। उसमें जो एक व्यक्तित्व होता है वो मेज़बान होता है, जो ओरिजिनल वो व्यक्ति है। बाकी व्यक्तित्व जो उसके जीवन में आते हैं मेहमान की तरह आते हैं, लेकिन मेज़बान को पता नहीं होता है। यानी कि जब एक भूमिका में वो होता है तो दूसरी भूमिका के विषय में वो बिल्कुल अनभिज्ञ होता है, और फिर जब उस भूमिका में आता है तो दूसरी भूमिका से वो बिल्कुल अनभिज्ञ होता है। एक शरीर के अंदर कई व्यक्तित्व, कई विचार, कई आचार व्यवहार, सारी चीज़ें जीते हैं। यानी इसमें बहुत लोगों को डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन की स्थिति आती है। डीपर्सनलाइजेशन मतलब कि व्यक्ति अपने को, आप जैसे हैं हम हैं, अपने आप को देखना नहीं देख पाते हैं ना हम अपने आप को, लेकिन एक मशीनी भाव शून्यता की तरह, रोबोट की तरह महसूस करना, या आप बाहर से अपने आप को देख रहे हो, या जगत या दुनिया आपको सब कुछ जो ओरिजिनल नहीं दिख रही हो, बनावट, नकली दिख रही हो, यंत्रवत दिख रही हो, बनावटी दिख रही हो, ऐसा एहसास बार बार करना, कुछ खास चीज़ों को भूल जाना। मेमोरी से रिलेटेड भी बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। कई बार आप अपनी खास स्किल भूल जाते हैं, कई बार आप खास पहचान भूल जाते हैं, खास स्थान भूल जाते हैं, खास लोगों को। तो इस तरह के अनेकों सिम्टम्स हो सकते हैं। एक ही बीमारी में भिन्न भिन्न रोगियों में भिन्न भिन्न सिम्टम्स हो सकते हैं, और उसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन बेसिक चीज़ वही है कि एक व्यक्ति में बहुत सारे व्यक्तित्व रहते हैं। अब हम इसको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो DSM-5 के अकॉर्डिंग अगर इसका डायग्नोसिस किया गया है उसमें 5 सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले है, विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें डायग्नोसिस के लिए मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए लगभग 7 वर्ष बिताए हों। यानी मेंटली जो भी समस्याएं हैं उसकी हिस्ट्री मिनिमम 7 इयर्स की होनी चाहिए। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन कुछ समय का है तो इसको हम डायग्नोज नहीं कर सकते हैं। कम से कम 7 वर्ष की हिस्ट्री होनी चाहिए। और कभी कभी देखा जाता है कि सिर्फ DID नहीं होता है, इसके साथ और भी बीमारी एसोसिएट हो सकते हैं, जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें साथ में होती हैं। ऐसी स्थिति जब होती है तो स्थिति और भी नाजुक हो जाती है। DSM-5 के अकॉर्डिंग जो 5 सिम्टम है वो क्या है, मैंने उनको लिख रखा है, 1 बाय 1 करके आपको बताती हूँ। पहला जो है, जब मैं बार बार बता रही हूँ इसका लक्षण, कि 2 या 2 से अधिक विशिष्ट पहचान या व्यक्तित्व अवस्थाएं मौजूद हों, जिनमें से प्रत्येक का पर्यावरण और स्वयं के बारे में विचार करने
उससे संबंधित होने जो व्यक्तित्व है उसका दूसरे व्यक्तित्व से कोई लेना देना नहीं होता। सबकी अपनी पहचान, अपनी कार्यशैली, अपने थॉट प्रोसेस होते हैं। दूसरा, भूलने की बीमारी होनी चाहिए जिसमें रोज़मर्रा की घटनाओं, महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी या दर्दनाक घटनाओं को याद करने में अंतराल के रूप में परिभाषित किया जा सके। भूलने संबंधित हो सकता है कि जो भी दर्दनाक चीज़ें हैं जो जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप बीमारी हुई है आप उसको भूल गए हों, या कुछ खास ज़रूरी चीज़ें आपके जीवन की हैं आप उसको भूल गए हों। व्यक्ति को विकार से परेशान होना चाहिए। ये सारी समस्याएं सिर्फ हो तो आप डायग्नोज नहीं हो सकता, उससे आपकी परेशानी बढ़े तब आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावे आपको मतलब आप डिस्टर्ब हो जाए, ये सारे सिम्टम्स हैं, उसके साथ साथ आपका डिस्टर्बेंस ज़रूरी है। व्यक्ति को विकार से परेशान होना, ठीक है ना, और एक या अधिक प्रमुख क्षेत्रों में काम करने में परेशानी हो, यानी कि जो आपका पर्सनैलिटी बार बार चेंज हो रहा है उससे आपकी कार्य क्षमता पे असर हो। आप जैसे वर्क प्लेस में जा रहे हों या आप स्टूडेंट हो तो स्कूल में जा रहे हों, आपकी स्टडी हो, उन सब चीज़ों पर इसका नकारात्मक प्रभाव दिखना चाहिए तो डायग्नोज होगा। चौथा, अशांति सामान्य सांस्कृतिक या धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा नहीं है, यानी अशांति का अनुभव होना चाहिए वो आपके संस्कृति के अकॉर्डिंग। पांचवा, लक्षण किसी पदार्थ के प्रत्यक्ष शारीरिक प्रभाव, जैसे कई बार होता है ना कि ये सारे सिम्टम हैं लेकिन उसके कुछ कारण हैं, तो कुछ कारण हैं तो हम डायग्नोज नहीं करेंगे। तो क्या नहीं होना चाहिए? शराब, जैसे शराब के नशे के दौरान ब्लैकआउट या अराजक व्यवहार, आक्रामक व्यवहार जो आप करते हैं, तो शराब के नशे के कारण ये नहीं होना चाहिए। या जनरल मेडिकल कंडीशन हो, जैसे कोई आपको फिट्स आ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं, अगर ये चीज़ें साथ में हैं तो आप डायग्नोज नहीं करेंगे। यानी ये सारी चीज़ें, ना जनरल मेडिकल कंडीशन ऐसा हो, ना इस तरह शराब पिए हुए हों या कुछ ऐसा फिजिकल कंडीशन हो, अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं फिर भी ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो डायग्नोसिस होता है कि आप डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के मरीज हैं। तो इससे तो आपको इतना पता चल गया कि आपको ये बीमारी है। कई बार इसके अलावा भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे सिर में दर्द होना, भूलने की बीमारी तो मैंने कहा ही, समय की हानि, यानी हो सकता है कि जो घटनाएं अभी घटित हुई हों आपको महसूस हो कि वो वर्षों पहले हो चुका है। सेल्फ हार्म या सेल्फ टॉर्चर करना, अपने आप को इस तरह की प्रवृत्ति हो गई हो, अपने से बाहर, अपने शरीर को बाहर महसूस करना, मतलब आप हैं, आपको लग रहा है आप वो नहीं हैं, आप कुछ और हैं, आप अलग दिख रहे हो, आपको ऐसा महसूस होना, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा ये तो हुआ आपके इस बीमारी के लक्षण। इसके अलावा कुछ जो एसोसिएट हो सकते हैं, जैसे डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, नींद संबंधी समस्या जैसे अनिद्रा या रात में डर जाना या नींद में चलना। कई बार नींद में चलना और ये बड़ा मैशअप हो जाता, मिल जाता, पता नहीं चलता है कि क्या है, तो डिफ्रेंशिएट भी होना चाहिए कि वो नींद में चलने की बीमारी है या आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। चिंता, घबराहट, फोबिया, शराब या नशीली दवाओं का सेवन करना, यानी एडिक्शन होना, आपको अब्यूज़ होना, अल्कोहल या ड्रग एडिक्शन। और मनोवैज्ञानिक लक्षण, कई बार नहीं होता है कि भ्रम में कुछ सुनाई दे रहा है या कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी साथ साथ में हो सकती हैं। अब हम चलते हैं, समस्या क्या थी आपको पता चल गया, कारण और लक्षण आप पहचान लिए, क्या इसका ट्रीटमेंट संभव है? इस उपचार में दवा की ना के बराबर भूमिका होती है, और जो थोड़ी बहुत भूमिका होती है वो साइकोथेरेपी की होती है, जैसे CBT, DBT, हिप्नोटिक थेरेपी। सहायक चिकित्सा में आर्ट थेरेपी हो सकती है, मूवमेंट थेरेपी हो सकती है, EMDR थेरेपी, ये भी साइकोथेरेपी का एक प्रकार है। EMDR थेरेपी के द्वारा आघात से उबरने, क्योंकि किसी न किसी ट्रॉमा के रिएक्शन में ये बीमारी होता है, तो आघात से उबरने में मदद मिलती है। CBT के जरिए आप निगेटिव थॉट्स पे आपका कंट्रोल होता है। DBT के जरिए आप अपने इमोशंस, एग्रेसिवनेस, इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं। हिप्नोथेरेपी के द्वारा जो पास्ट में आपके साथ जो भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन हुआ था जिसके कारण ये बीमारियां हुई हैं,
वहाँ तक तह तक पहुँचने का मौका मिलता है, जिसके ज़रिए काफ़ी हद तक आपकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो ये सारे साइकोथेरेपी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये बीमारी इसका समाधान संभव है या इलाज से ये ठीक हो जाता है? आपको मैं बताना चाहूँगी कि DID का कोई इलाज संभव नहीं है। हाँ, इसको जीवन भर ये बीमारी का सिम्पटम रहता है, लेकिन इसको मैनेज किया साइकोथेरेपी के द्वारा इसको हम मैनेज करके चल सकते हैं, जिसके द्वारा इन उपचारों के द्वारा इनके लक्षणों में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है और आपके काम, घर, समुदाय में आप मिनिमम डिस्टर्बेंस के साथ अपने आप को एडजस्ट या समायोजित कर पाते हैं। तो ये थे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो बहुत ही रेयर व्यक्तित्व विकार है। जनरल पॉपुलेशन में 1% ही पाया जाता है और इसका कारण बचपन में ट्रॉमेटिक हादसा से गुजरना, और इसका समाधान जड़ से तो अभी तक कोई इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं निकल पाया है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक साइकोथेरेपी के द्वारा इस बीमारी को मैनेज करके हम चल सकते हैं। आपको अगर इस तरह के वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।